वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। पेपर सेकंड में आज का टॉपिक है भावनात्मक बुद्धि। इसका अर्थ समझेंगे, इसके आयाम क्या हैं उसके बारे में जानेंगे और इसका महत्व क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धि का अर्थ क्या होता है। तो वर्ष 1990 में येल विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक पीटर सेलोवे तथा न्यू हैम्पशायर विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक जॉन मेयर द्वारा संयुक्त रूप से भावनात्मक के बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो 1990 में मनोवैज्ञानिक थे जॉन मेयर, इन्होंने जो है संयुक्त रूप से भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने इसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया और 1995 में डेनियल गोलमैन की पुस्तक थी इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इसके प्रकाशन से भावनात्मक बुद्धि के महत्व से अकादमिक जगत परिचित हुआ था। तो डेनियल गोलमैन ने 1995 में एक बुक दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों IQ से ज़्यादा मैटर करती है, इसका प्रकाशन हुआ था भावनात्मक बुद्धि के महत्व को समझने के लिए। तब इससे जो है पूरा जगत परिचित हुआ था। पिछले 100 वर्षों से बुद्धि को बहुत बड़ी सीमा तक जन्मजात क्षमता के रूप में जाना जाता रहा है। तो हम 100 वर्षों से ये जानते आ रहे हैं कि बुद्धि जो है वो एक जन्मजात क्षमता के रूप में है। चिंतन करने, मनन करने, समस्याओं का समाधान करने की इस अमूर्त योग्यता को भावनाओं से असंबद्ध माना जाता रहा है। तो चिंतन करना, मनन करना या किसी समस्या का समाधान करना, ये हमारी अमूर्त योग्यताओं की भावना पर डिपेंड करता है, इसी पर निर्भर करता है। तर्कपूर्ण ढंग से सोचने समझने की योग्यता का विश्लेषण करने तथा उसका मापन करने के प्रयासों के फलस्वरूप बुद्धि परीक्षण विकसित किए गए। तो सोचने समझने की योग्यता का जब विश्लेषण किया गया, इसका जब एनालिसिस किया गया, तो इसके द्वारा बुद्धि मापन के कुछ परीक्षणों को विकसित किया गया था। इन प्रयासों के आधार पर पहले मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया गया। तो इन सारे प्रयासों के आधार पर सबसे पहले मानसिक आयु, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया। इसके पश्चात जो है इंटेलिजेंस, बुद्धि लब्धि के IQ का जो है सूत्र की गणना की गई। IQ का सूत्र होता है IQ = MA यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, जो विभिन्न संस्कृतियों, मानव समुदायों में समान रूप से प्रयोग हो सकते हैं, विकसित किए गए। तो सबसे पहले जो है कल्चर फ्री टेस्ट को विकसित किया गया था। उसके पश्चात या जानकारी प्राप्त होने पर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित मानव संस्कृति में बुद्धि के प्रत्यय के संदर्भ में विभिन्नताएं हुई, जैसे कि कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो कल्चर फ्री टेस्ट के बाद आया कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, जो विभिन्न संस्कृतियों या मानव समुदायों के किंचित उपयुक्त परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता था। इसको विकसित किया गया। अब हम देखेंगे कि मानव भावनात्मक बुद्धि के 5 आयाम होते हैं मनुष्य में। इसमें सबसे पहला आयाम होगा स्वयं के भावों को जानना। दूसरा आयाम है भावों को नियंत्रित करना या व्यवस्थित करना। तीसरा आयाम है स्वयं को अभिप्रेरित करना। चौथा आयाम है दूसरों के भावों की पहचान कर सकना। पांचवा आयाम है इसमें मानवीय संबंधों को निभाना। तो सबसे पहला आयाम जो है स्वयं के अनुभवों को जानना, ये पहला आयाम है भावनात्मक बुद्धि का। तो इसमें स्वयं के जो भाव हैं, खुद की जो इमोशन है, उसको समझा जाएगा, उसके बारे में जाना जाएगा।
तो स्वयं की जानकारी, स्वयं का ज्ञान होना, स्वबोध भावना भावनात्मक बुद्धि का एक मूल्य होता है। स्वयं के बारे में हमें कितनी जानकारी है, अपने बारे में कितना ज्ञान है, स्वबोध होना, ये भावनात्मक बुद्धि के मूल माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि तथा स्वयं की समझ हेतु भावनाओं को अनवरत रूप से मॉनिटर करने की योग्यता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे अंतर्दृष्टि और हमारी स्वयं की समझ को समझने की जो योग्यता होती है, मॉनिटर करने की योग्यता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपनी वास्तविक भावनाओं को पहचानने की योग्यता ना होने पर व्यक्ति भावनाओं की दया पर निर्भर हो जाता है। तो अगर उसमें वास्तविक भावनाओं को समझने की योग्यता नहीं है, तो व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं की दया पर निर्भर करने लगता है। अपनी भावनाओं को ठीक तरह से पहचानने की योग्यता होने पर व्यक्ति अपने जीवन को अधिक उपयुक्त ढंग से जी सकता है। तो अपनी अगर भावनाओं को समझने की योग्यता है व्यक्ति में, तो वह अपने जीवन को अधिक उपयोगी ढंग से जी सकता है, उसको उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है तथा वैयक्तिक निर्णयों को अधिक अच्छे तरीके से ले सकता है। तो अपने इंडिविजुअल जितने डिसीजन होंगे वो व्यक्ति बहुत अच्छे से ले सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के ये सारे फैक्टर्स होंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाएगा आपके बारे में आपको कितनी जानकारी है, आपका हेल्थ केयर, आपका ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स आपके और लीडर्स और हेड प्लस हार्ट का कॉन्सेप्ट भी इसी में आ जाएगा। अब दूसरा आयाम देखते हैं, तो भावों को नियंत्रित करना। आप में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको कैसे नियंत्रित और व्यवस्थित करना है, ये दूसरा आयाम है। तो अनुभूतियों को ठीक प्रकार से समझना स्वबोध के लिए आवश्यक होता है। तो हमारी जो अनुभूतियां हैं उनको सही ढंग से समझना, उसका बोध होना हमें आवश्यक है। चिंताओं, असफलताओं, विषाद, चिड़ों आदि पर नियंत्रण रखना और स्वयं को इन विपरीत परिस्थितियों में शांत रखना। तो जो हमारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, असफलताएं हैं, उसमें हमें खुद को शांत कैसे रखना है, ये ज्ञान हमें भावनात्मक बुद्धि से मिलता है और इसके लिए हमें योग्य बनना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए हमें। दुख, विपत्ति, कष्ट जो होते हैं इनको झेलने की हमें क्षमता आनी चाहिए और इनसे छुटकारा पाने की हमें योग्यता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने भावों को नियंत्रित और व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका तीसरा आयाम है स्वयं को अभिप्रेरित करना। तो भावनात्मक बुद्धि का तीसरा आयाम अपने स्वयं को अभिप्रेरित करते रहना, मतलब कि हमें खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। सृजनात्मकता, स्व अभिप्रेरण और महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु उद्देश्य प्राप्ति के लिए भावों का यथोचित उपयोग करना चाहिए और भावनात्मक आत्मनियंत्रण, संतोष, आवेगों पर आकुंस अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। धारा के साथ बहने से कम शक्ति में अधिक उपलब्धि की भावना बढ़ जाती है। तो हमें खुद को मोटिवेट रखना चाहिए, अभिप्रेरित रखना चाहिए हर कार्य के लिए। फिर चौथा आयाम इसमें आता है दूसरों के भावों की पहचान कर सकना। तो हम अपने भावों को तो समझ रहे हैं, उनको नियंत्रित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के जो भाव हैं हमें उनकी भी कद्र करनी चाहिए, उन्हें पहचान करना चाहिए। भावनात्मक आत्मबोध हेतु परानुभूति, एम्पैथी मौलिक कौशल होता है। तो एम्पैथी करना ये हमारा मौलिक कौशल होता है। परहितवाद का जन्म से ही परानुभूति से ही होता है। दूसरों को जानने, समझने और उनके साथ रह सकने के लिए परानुभूत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। तो हमें दूसरों को जानने के लिए, समझने के लिए और उनके साथ रहने के लिए परानुभूत की आवश्यकता होती है, एम्पैथी की आवश्यकता होती है। तुलसी के वचनों में बताया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। साथ ही प्राचीन मनीषियों ने भी बताया है कि अष्टादेश पुराणेश व्यास से वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय
पापाय परपड़िरम, मतलब कि दूसरों की मुख मुद्रा, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से ही यह जाना जा सकता है कि वे क्या चाहते हैं और उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस प्रकार की योग्यता, इस प्रकार की जो योग्यता होगी उसको भावनात्मक बुद्धि से संबंधित माना जाता है। तो हम दूसरों के भावों को कैसे समझ रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, ये जो है भावनात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। शिक्षण, प्रबंधन, मार्केटिंग व्यवसायों में ऐसी व्यक्तियों के सफल होने पर अधिक संभावनाएं होती हैं। तो जो व्यक्तियों में ये सारी योग्यताएं होती हैं वो शिक्षण में, प्रबंधन में और मार्केटिंग व्यवसायों में अधिक सफल होते हैं। भावनात्मक रूप से तान बधिर, टोन डेफ, जो दूसरों के मनोभावों को पढ़ने की योग्यता से वंचित होते हैं, व्यक्ति समाज में लोकप्रिय नहीं होते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों को समझ नहीं सकता है वह जो है समाज में लोकप्रिय नहीं होता है, लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। पांचवा आयाम आता है मानवीय संबंधों को निभाना। तो आप दूसरों के भावों को समझ चुके हैं, लेकिन अगर आप मानवीय संबंधों को निभा नहीं पा रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। दूसरों के भावों को पहचान कर तदनुसार पारस्परिक मानवीय संबंधों को निभाना अत्यधिक महत्वपूर्ण योग्यता मानी जाती है। समाज के प्रसिद्ध नेतृत्व तथा महत्व ऐसे ही लोगों को मिलता है। तो ऐसे ही लोग समाज में प्रसिद्ध होते हैं, उनका नेतृत्व बढ़ता है और उनको महत्ता दी जाती है। दूसरों को प्रसन्न रख सकना, उनके दुख, दर्द, कष्ट कम कर सकना इस योग्यता में सम्मिलित होता है। तो दूसरों को समझना और उनके दुख को, दर्द को, कष्ट को कम करना, ये जो है मानवीय संबंधों को निभाने में आता है। कोई भी क्रोधी बन सकता है, यह आसान है। तो ऐसा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो उसका यह नेचर होना स्वाभाविक है, यह आसान है। लेकिन ठीक तरह से किसी सही उद्देश्य से उचित समय पर सम्यक मात्रा में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति क्रोध प्रदर्शित करना आसान नहीं है। ये जो है अरस्तु के द्वारा कहा गया है। फिर भावनात्मक बुद्धि के सन्निहित प्रमुख प्राथमिक भाव कौन से हैं? तो इसमें 8 प्राथमिक और आधारभूत भाव माने जाते हैं, जिसमें पहला भाव होता है क्रोध। क्रोध में प्रकोप, उन्मत्त, आवेश, अत्याचार, नाराजगी, अप्रसन्नता, विद्वेष, संतापन, उद्दीपन और परेशानी, तकलीफ, मुसीबत, कष्ट, ये सारे भाव आते हैं। इसके बाद दूसरा जो भाव आता है उसमें उदासी आता है। तो उदासी का मतलब है कि अनहैप्पी होना, शोक, विषाद, दुख, किसी भी तरह का कलेश, विलाप, ये सारे जो होंगे वो उदासी में आ जाएंगे। फिर तीसरा भाव है भय। तो भय का मतलब है किसी भी तरह का डर, आशंका होना, चिंता होना, तो ये सब भय में आ जाएंगे। फिर आनंद आता है। तो आनंद का मतलब है आपको सुख की प्राप्ति हो तो सुखी होना, हर्ष, राहत मिलना, आराम मिलना, संतोष मिलना, मनोरंजन होना, ये सारे आएंगे। फिर आता है प्रेम। प्रेम में सहमति, मित्रता, विश्वास, आस्था, भरोसा, सहारा, ये सारे भाव आते हैं। फिर आश्चर्य आ जाएगा। तो आश्चर्य में किसी भी तरह का आपको आश्चर्य होना, विस्मय होना, हैरान होना और आघात होना, ये सारे भाव आते हैं। फिर घृणा। तो घृणा में तिरस्कार करना, अवज्ञा करना, अवमान करना, ये सारे भाव आएंगे। फिर लास्ट में आता है लज्जा। लज्जा का मतलब है कि आप किसी पाप के भागीदार हैं, किसी दोष के भागीदार हैं, कोई अपराध आपने किया है, ये सारे भाव लज्जा में आ जाते हैं। तो ये भावनात्मक बुद्धि का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।